नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर में रहा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। अंतर्राज्यीय सीमा विवादों के क्या क्या कारण हैं, इनके क्या क्या नुकसान है और इनसे किस तरीके से निपटा जा सकता है, एक आंसर के फॉर्म में हम जानते हुए इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट यानी अंतर्राज्यीय सीमा विवाद भारत की अखंडता को प्रभावित करते हैं, इस बात पर टिप्पणी कीजिए। हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू कहाँ से होते हैं। तो हम ये बताएंगे 1953 का जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग आया था तो उसने भाषाई आधार पर भारत का विभाजन 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया। अब फिर बाद में और पुनर्गठन होते गए और 14 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं आज की तारीख में। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 के में उसके बाद करीब 550 प्लस रियासतों का विलय भारत में हुआ। प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाया गया और फिर जाकर के 4 पार्ट में स्टेट्स को बांटा गया, A, B, C और D। लेकिन जो साउथ इंडिया के स्टेट्स थे उनकी तरफ से बराबर ये डिमांड आती रही कि हमें भाषा के आधार पर अपना अपना एक स्टेट दे दिया जाए, और खास तौर पर डिमांड ये आ रही थी आंध्र प्रदेश की तरफ से कि हमें मद्रास से अलग करके जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है उनको आंध्र प्रदेश बना दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार 1948 के जून के महीने में एक कमीशन बनाती है जिसे धर कमीशन कहा जाता है, एस के धर की अध्यक्षता में। और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करती है दिसंबर 1948 में। और इसने फिर ये कह दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन नहीं किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर राज्यों को बांटा जाएगा। फिर भी जब डिमांड बनी रही तो सरकार 1948 के दिसंबर में ही जेवीपी कमेटी बनाती है जिसमें 3 मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये कमेटी भी अपनी रिपोर्ट पेश करती है अप्रैल 1949 में और इसने भी भाषा के आधार पर भारत का विभाजन खारिज कर दिया। फिर उसके बाद भी जब डिमांड बनी रही, प्रेशर आता रहा आंध्र प्रदेश की तरफ से, तो हार मान के सरकार को फाइनली 1953 में मद्रास से तेलुगु स्पीकिंग पीपल को अलग करके आंध्र प्रदेश का राज्य बनाना पड़ा। जब आंध्र प्रदेश राज्य बन गया तो और स्टेट्स भी ये डिमांड करने लगे कि हमें भी भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। फिर उसके बाद सरकार 1953 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाती है फजल अली की अध्यक्षता में। इसके 2 और मेंबर थे जिसमें कि थे KM पानिकर और HN कुंजरू। ये 2 और मेंबर थे इस कमेटी के। और इस कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट पेश करी है 1955 में, उसके बाद ही स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 का, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है। और जो 4 पार्ट में स्टेट्स डिवाइडेड थे वो 4 पार्ट का डिवीजन खत्म हो जाता है और फाइनली 14 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। देखिए, फजल अली कमीशन या स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने भारत को अलाउ कर दिया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बना लिए जाएं, पर इसने वन लैंग्वेज वन स्टेट को खारिज कर दिया था कि नहीं, वन लैंग्वेज वाले पीपल ही वन स्टेट में नहीं रहेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं अपनाया जाएगा। हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पे आप स्टेट का डिवीजन कर सकते हैं। तो जब स्टेट डिवाइड होते हैं उसी के बाद से स्टेट्स के बीच में बाउंड्रीज बनती है, फिर धीरे धीरे करके और रीऑर्गेनाइजेशन होता जाता है। जैसे महाराष्ट्र गुजरात अलग हो गए, आपके पंजाब और हिमाचल प्रदेश अलग हुआ है, फिर आसाम से बाकी सारे स्टेट्स अलग हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के। तो इस तरीके से जब स्टेट्स और रीऑर्गेनाइज होते चले गए तो उनके बीच बाउंड्री बनती गई, और जैसे जैसे बाउंड्रियां बनती गई वैसे ही वैसे डिस्प्यूट का कारण बनता गया। कभी जो जो 2 स्टेट्स के बीच में बहने वाली रिवर है वो कारण रही, कभी माइग्रेंट इशू कारण रहा, कभी जो यहाँ पे एथनिक ग्रुप रहते हैं उनके डिवाइड हो जाने की वजह से डिस्प्यूट का कारण बना। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या क्या कारण रहे, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि फिलहाल में इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट किन किन राज्यों के बीच में चल रहा है। तो सबसे पहले क्योंकि असम और मेघालय का डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है तो हम उसी को पहला अपना पॉइंट बताएंगे कि असम और मेघालय के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है 12 डिस्ट्रिक्ट को लेकर के। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन कर देंगे, जैसे लांगहिप है, बोको है, कामरूप है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। फिर असम और नागालैंड के बीच विवाद है, नागा हिल्स और नागा डोमिनेटेड एरिया को लेकर के, नॉर्थ छाछर और नागांव डिस्ट्रिक्ट में। असम और मिजोरम के बीच विवाद रहता है बराक वैली में और लुसाई हिल्स को लेकर के। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में किस वजह से है विवाद, फॉरेस्ट एरिया जो है दोनों स्टेट्स के बीच का, उसको लेकर के। फिर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच परवाणु रीजन को लेकर के है। फिर महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच का भी काफ़ी फेमस विवाद है क्योंकि बेलगांव रीजन जो है कर्नाटका का, उसमें मराठी स्पीकिंग पीपल रहते हैं, तो महाराष्ट्र इस रीजन पे अपना हक जताता है। और क्योंकि ये रीजन जोग्राफिकली कर्नाटका में लोकेटेड है तो इन दोनों राज्यों के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है, और जब भी इलेक्शंस होते हैं तो ये विवाद इन दोनों स्टेट्स के बीच काफ़ी ज़्यादा उठ करके आता है। फिर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच सरचू रीजन को लेकर के विवाद है। फिर हम आते हैं, देखते हैं कि
इन विवादों का कारण क्या-क्या होता है। तो इसे हम डिस्कस करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूपीपीएससी प्री और मेंस का बैच चल रहा है 2022 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आप उन बैचेस को जो दिए गए नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1 टू 1 गाइडेंस मिलेगी, मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी आपके आंसर्स को रिव्यू किया जाएगा और आपको पूरी तरीके से तैयारी की जा सकती है। तो अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर में अब हम बताएँगे कि रीज़न क्या-क्या हैं अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के। तो सबसे पहला रीज़न है हमारा ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, यानी कि ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़। देखिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे तो उनका एकमात्र एम ये था कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। अब क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चाय उगती थी और चाय का एक्सपोर्ट होता था, तो इसलिए इस रीजन में बाहर का कोई और स्टेट जो है वो हस्तक्षेप ना करें, जो और पावर्स हैं वो हस्तक्षेप ना करें, इसलिए ये पॉलिसीज़ लेकर के आते हैं। करीब 1833 के अराउंड ब्रिटेन का असम पे राज हो जाता है, उसके बाद से ही ऐसी नीतियाँ आने लगी। तो वो बस अपनी कन्वीनियंस और कमर्शियल इंटरेस्ट के आधार पे राज्यों को बाँटा करते थे, ना कि उनके राज्यों की सहूलियत के हिसाब से। तो ये सबसे बड़ा कारण बना कि जो बाउंड्री बनी वो आज भी डिस्प्यूटेड है। फिर उसके बाद दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी दैट हैज़ फेल्ड टू डी-एस्केलेट द प्रिवेलिंग बाउंड्री डिस्प्यूट। अब जैसे अगर किसी 2 स्टेट्स के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ, फिर वो डिस्प्यूट किसी कोर्ट के पास गया या सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो उसका ऑर्डर मानने से या कोई कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, तो जो स्टेट नुकसान जिसका होता है, जो स्टेट की ज़मीन जाती है या जो स्टेट हार रहा होता है, वो इसकी रिपोर्ट मानने को ही मना कर देता है, वो ऑर्डर मानने को ही मना कर देता है। तो ये एक कारण बन जाता है। फिर उसके बाद है यूज़ ऑफ इंटर स्टेट लैंड डिस्प्यूट फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र और बेलगाँव वाले रीजन में हमेशा चुनाव के टाइम पे ये विवाद आ जाता है बेलगाँव वाले रीजन का महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच। फिर माइग्रेंट इश्यूज़ काफ़ी मेजर जो रीज़न है इसलिए हैं क्योंकि देखिए एक रीजन है ये 2 स्टेट्स हैं, इनकी बाउंड्री है, ये स्टेट ए है, एक स्टेट बी है। अब जहाँ पे रिसोर्स कम हो गए, तो लोग यहाँ से यहाँ की ओर पलायन करेंगे। बट जब इस स्टेट में भी फिर रिसोर्स जब एग्ज़ॉस्ट होने लग जाएँगे, तो यहाँ पे सन ऑफ सॉइल का इश्यू आ जाएगा कि जो इस ज़मीन के जो मूल निवासी हैं, वही यहाँ के रिसोर्सेज़ को यूज़ करें। और ये अभी आपने फिलहाल में देखा जैसे हरियाणा गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट और काफ़ी और स्टेट्स गवर्नमेंट अपने लोकल जो रेज़िडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ प्राइवेट सेक्टर में जॉब पे कोटा लगा रही हैं, 70% का कोटा हरियाणा गवर्नमेंट लगा रही है। तो यही सारे रीज़न बन जाते हैं एक और डिस्प्यूट का कारण। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं फिर इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन जो 2 स्टेट्स के बीच में होता है, वो भी एक कारण होता है। जैसे कि नॉन फार्म जॉब्स में जो स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट्स जो हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग वो है फार्म जॉब्स करते हैं, तो नॉन फार्म जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जब उनका लैंड एग्ज़ॉस्ट हो रहा है, तो वो क्यों चाहेगा कि कोई दूसरे स्टेट का आदमी यहाँ आए और वो उनके रिसोर्सेज़ को यूज़ करे, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज़ ही हैं। तो ये बन जाता है इंटर स्टेट डिस्प्यूट का कारण। फिर इस इंटर स्टेट डिस्प्यूट के कारण से ये प्रभाव क्या पड़ता है, कौन-कौन से विवाद उत्पन्न होते हैं। तो देखिए द डिज़ायर फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट इज़ हिंडर्ड। अब जैसे 2 स्टेट्स के बीच में विवाद चल रहा है और कुछ पॉपुलेशन एक एथनिक ग्रुप है जो इस रीजन में भी है, इस रीजन में भी है। तो अब जब दोनों स्टेट्स के बीच में विवाद चल रहा है, तो कोई भी इस रीजन में रहने वाले लोगों के लिए काम करना नहीं चाहेगा, तो इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। 2 स्टेट्स के बीच की झड़प का सबसे सीधा असर जो पड़ता है, वो आम जनता पर ही पड़ता है। ये सबसे म्यूचुअल कोऑपरेशन उनका जो है, उसकी इच्छा बाधित होती है, सबसे पहला पॉइंट है। उसके अलावा जो है फिर ये इस तरीके के जो डिस्प्यूट होते हैं, इनमें जो स्टेट्स के बीच में लोग रहते हैं, उनके बीच आपसी वो संबंध खराब होते हैं, हिंसक झड़पें होने लगती हैं। अभी फिलहाल में असम और मिज़ोरम के बीच के विवाद में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, क्योंकि अब ये जैसे कि 2 देशों के बीच विवाद होता है तो लोग दुश्मन बन जाते हैं। वही चीज़ होती है स्टेट्स के बीच की, ये दोनों आपस में एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, यहाँ की आम जनता ही। अब दूसरा इसमें क्या नुकसान होगा इंडिया को कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया और जो चाइना के बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, इनका चाइना की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि चाइना ऑलरेडी घुसपैठ करने की कोशिश करता है। तो जब इन स्टेट्स को लगेगा कि वो भारत के साथ एक नहीं है, तो ऑब्वियसली वो अपना चाइना की तरफ इंक्लिनेशन बना लेंगे, चाइना उन्हें मैनिपुलेट करेगा। फिर अगर ये प्रॉपर और ऑन टाइम इन जो डिस्प्यूट्स का सॉल्यूशन नहीं निकाला गया, तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जो है बढ़ेंगी और काफ़ी बड़े लेवल पे विवाद देखने को मिल सकता है। फिर ये जैसे तीसरा पॉइंट हमारा है कि अगर 2 स्टेट्स के बीच झड़प है, तो वहाँ पर पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ेंगी, जिसका खर्चा आम पब्लिक से लिया जाएगा। तो फालतू के में कॉस्ट राइज़ देखने को मिलेगा, जो कि बियर करा जाएगा नॉर्मल पब्लिक के द्वारा ही। तो पब्लिक पे फालतू का बर्डन एक पड़ेगा। उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि राज्यीय सीमा विवादों का समाधान क्या किया जा सकता है। देखिए, तो पहले तो ये है कि लैंड बॉर्डर सर्वे जो है, उसमें स्टेट कमिटीज़ बनानी चाहिए। जो स्टेट्स के बीच विवाद है, उनकी अपनी-अपनी कमिटीज़ बननी चाहिए और वो कमिटी सर्वेक्षण करें, लोकल पॉपुलेशन को भी इंक्लूड करें, सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलें और एक प्रॉपर वे में बाउंड्री बनाएँ, जिससे कि ये जो बाउंड्री डिस्प्यूटेड जब जिस टाइम पे बाउंड्री बनी थी, उस टाइम पे साइंस भी इतनी अच्छी नहीं थी कि प्रॉपर आपका पता लगाया जा सके कि किस तरीके से बाउंड्री आपको डिवाइड करनी है। तो इसीलिए बाउंड्रीज़ ऐसी बननी चाहिए, अब साइंस का यूज़ करके, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके। फिर जो उस रीजन में सर्वाइलेंस के लिए आपको सैटेलाइट का यूज़ करना चाहिए, तो जो एक्सेस जो खर्चा होता है सिक्योरिटी फोर्सेस लगाने का, वो नहीं होगा। फिर 2 नो मैन्स लैंड बनाना चाहिए, जैसे कि
दो देशों के बीच में एक ज़मीन होती है जो नो मैन लैंड होता है, वही स्टेट्स के बीच में करना चाहिए जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस ना डिप्लॉय की जाएँ। तो वहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू सर्वाइलेंस किया जा सकता है। फिर हम आते हैं कि इंटर स्टेट ज़ोनल काउंसिल्स जो हैं, उनको बराबर मिलना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और जब स्टेट्स आपस में मिलेंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम साझा करेंगे, एक-दूसरे से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आराम से अपनी प्रॉब्लम्स का। और ट्राइब्यूनल सेट होने चाहिए इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को सुनने के लिए। ये सारे मामले कोर्ट से जाने से अच्छा है अगर ट्राइब्यूनल्स बन जाएँ, जो कि ओल्ड टिकट डॉक्यूमेंट को पढ़ें और एक प्रॉपर मैकेनिज़्म दें डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। हम कंक्लूजन में बताएँगे कि इंडिया जो है, वो राज्यों का समूह नहीं है, बल्कि वो राज्यों का एक संघ है, और राज्यों के बीच सीमा विवाद विभिन्न राज्यों के नागरिकों के बीच अखंडता की भावना के लिए खतरा है। हाल ही में असम और मेघालय की सरकारों ने जैसे अपने 6 विवादास्पद क्षेत्रों में अपने लंबे समय से लंबित अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को हल करने का प्रयास किया है। अन्य राज्यों को भी इस संबंध में कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अंतर्राज्यीय भूमि सीमा विवाद भारतीय अखंडता के लिए हानिकारक हैं। जैसे अभी फिलहाल में असम और मेघालय ने 6 स्टेट्स अपने डिस्प्यूट 6 डिस्ट्रिक्ट वाले रिज़ॉल्व करने के लिए बातचीत करनी शुरू की है। वैसे ही और स्टेट्स को भी एक कंक्लूजन पे पहुँचना चाहिए और अपने डिस्प्यूट्स को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए कि स्टेट्स के बीच में भाईचारा हो, 2 स्टेट्स के बीच में लड़ाई ना हो बाउंड्री को लेकर के। तो इसी के साथ हम अपने आंसर को पूरा करते हैं। हमने जाना कि इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट कहाँ से होते हैं, ये कहाँ से शुरू हुए, इनके क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आई होप कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इस आंसर के पॉइंट्स उसमें इंसर्ट करके अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।